सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमें यहाँ मोटिवेट करने और हमारे डाउट्स क्लियर करने आई। थैंक यू। उसके अलावा मेरा क्वेश्चन है कि जब आप जैसे इंटरव्यू हॉल से बाहर थी तब आपका कॉन्फिडेंस क्या था आपको लेके, अंदर कैसा था और बाहर आई उसके बाद कैसा रहा, थोड़ा अपना अनुभव बता दे प्लीज़। मैं जब इंटरव्यू के लिए गई थी, मैं जयपुर से ही गई थी बाई कार, तो थोड़ा सा नर्वसनेस मुझे भी लग रही थी, कैसे होगा क्या होगा। और जैसे सर ने काफ़ी सारे वीडियो डाल रखे हैं, गेट ऐसे खोलना बंद करना, तो वही माइंड में चलता रहता है जाते हैं तब तक। लेकिन जब हमारे वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ चेक हो गए, उसके बाद मुझे पता था कि मेरा टर्न आने वाला है। आपको एक अलग रूम में रखा गया, वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, देन आपको ले जाके जो इंटरव्यू का रूम है आपका, उसके बाहर भी आपको सीट पे वेट करना पड़ेगा अगला कैंडिडेट जब तक बाहर आएगा जो अंदर गया हुआ है। तो वो टाइम आपके लिए ना सबसे क्रिटिकल टाइम होता है। उस टाइम खुद को है ना आपको मैनेज करके रखना है, घबराना नहीं है। आप ये सोचिए कि मुझे जितना आता है ना उतना पर्याप्त है सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, और जितना मुझे आता है वो मुझे सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सामने प्रेजेंट करना है, तो आप बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू दे पाएंगे। बाहर मुझे नर्वसनेस थी उस टाइम, और मैं यही सोच रही थी कि है ना मेरे अंदर जितना भी है, जो भी नॉलेज है, जितनी भी मैंने पढ़ी है, मैंने भी कुछ ज़्यादा उस समय तैयारी नहीं की थी। कुछ एक सर 15-20 दिन 15-20 दिन का बैच था, और उस टाइम कोरोना का भी टाइम था, तो मैंने ज़्यादा मॉक भी अटेंड नहीं किए। हाँ, मेरी कोशिश ये रही कि मैं मिरर के सामने खुद से बात करती थी, यहाँ आती थी सर से बात करती थी। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलने की, जितना आप बोलेंगे उतना ही आप वहाँ बोल के निकाल सकते हैं। आप ये सोचें कि नहीं मैं तो सोचता रहूँगा और वहाँ सारा बोल लूँगा, वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, आपको मैं बीच में पूछ लूँ एक किस्म कि क्या आपको जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए थे तो इतनी आशा थी कि आपके 35 नंबर आ जाएंगे, और उसके बाद में जब आए तो कैसा लगा? जब आप इंटरव्यू दे के बाहर निकले तो आपको कैसा लग रहा था कि मेरे 50 में से कितने नंबर आ सकते हैं? थोड़ा सा अब इतने दिनों बाद में याद नहीं रहता है, बीच में ट्रेनिंग भी हो गई, लेकिन फिर भी वो फीलिंग्स चाहिए इन बच्चों को। क्योंकि मैं जब ये कहता हूँ ना कि आपके 40 नंबर आ सकते हैं, आपके 35 नंबर आ सकते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि दुनिया में हर आदमी को ऐसे ही लगता है। 3200 आदमी जो इंटरव्यू में बैठने वाले हैं ना, सबकी एक जैसी हालत है। जो टॉप करेगा ना उसको भी चैन नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको पता है कि मैं टॉप करूँगा, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है, वो भी आज आपकी दशा में ही है। 35 नंबर लेने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं था, डर लग रहा था, नर्वसनेस थी, सुन ही लिया आपने, और उसके बाद में 35 नंबर आए। अगर आज आपको मैं बता दूं कि आपको 35 नंबर मिलेंगे तो मिलेंगे, तो आपकी नर्वसनेस गायब हो जाएगी। अगर ये तय हो पहले से, तो ये तय नहीं होता है, ये तय आपका कॉन्फिडेंस तय करता है कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो बस ये थोड़ा सा इनको बता दो बच्चों को कि कैसा फील कर रहे थे इंटरव्यू देने के बाद में भी। जब आपने देखा तब कितना आश्चर्य हुआ कि मेरे 35 नंबर। सर पहले तो मैं बताऊं कि आपने मॉक लिया था तो यहाँ भी मेरे 32 और 34 मार्क्स आपने रखे थे, तो मेरे माइंड में वो चीज़ें थी, एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे उस चीज़ से मिली। लेकिन फिर भी एक हल्का सा डर होता है, और होना भी चाहिए, उससे आप खुद को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। देन फिर भी जैसे इंटरव्यू दे के आई तो मुझे लगा बस इतना सा इंटरव्यू होता है क्या? 17-18 मिनट का इंटरव्यू था, और मुझे लगा है 5 मिनट में हो गया, इन्होंने तो 5 ही मिनट पूछा है। कि मुझसे अप्रॉक्स 32 और 33 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनका कि मैंने जवाब दिया था। हो सकता है किसी का गलत भी हो गया हो, लेकिन अभी जैसे मैं एनालिसिस करती हूँ तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर मुझसे गलत दिया गया था, लेकिन वो भी मैंने कॉन्फिडेंस के साथ दिया था। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। इंटरव्यू की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आज का वीडियो होगा, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस क्या होता है। साथ में आज इस सेशन में हमारी मुख्य जो गेस्ट हैं वो कल्पना शर्मा हैं, जो पिछले बैच 2016 में जिन्होंने सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई किया है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं कल्पना का रिम डिफेंस एकेडमी में, इस परिवार में। और ये इंटरव्यू आज आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पिछले बैच में 35 नंबर इंटरव्यू में मिले हैं कल्पना को। बहुत अच्छा स्कोर होता है 35 नंबर इंटरव्यू में लाना। तो वो सारी चीज़ें भी, रहस्य क्या है उसका, कैसे तैयारी की, कहाँ से तैयारी की, ये चीज़ें भी हम जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ही है बच्चों से पहले, कि एक जो बच्चों को डर लगा रहता है इंटरव्यू का, क्या आपको भी इंटरव्यू से पहले वो डर लग रहा था, और कैसे आपने उस डर को कम किया? लास्ट दिन जिस दिन आपका इंटरव्यू था उस दिन कौन से बोर्ड में था, कितनी देर पहले आप पहुँचे वहाँ, आगे का पूरा प्रोसेस? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब?
बढ़िया। फाइन। जैसे अभी आप फील कर रहे हैं नर्वसनेस, मैं भी कर रही थी। कभी जब 2018 की जो वैकेंसी है हमारी 16 और 18 मिक्स थी, जब हमारे इंटरव्यू थे तो मैं भी ऐसे ही फील कर रही थी नर्वसनेस। लेकिन अगर हम ऐसे ही नर्वसनेस फील करते रहेंगे तो फिर तो हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। जैसे अभी कल जब मॉक हुए थे, कुछ लोगों के साथ हुआ भी था, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, उनकी नॉलेज भी अच्छी है, लेकिन वो नर्वसनेस की वजह से बोल नहीं पा रहे थे। तो एक तो आप जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता तब तक तो कम से कम कर लेना, आप मेडिटेशन करिए। आगे आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, ये आपकी लाइफ के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप जिस फील्ड में जा रहे हो वहाँ आपको प्रेशर भी कम लगेगा। होता तो खूब सारा है, लेकिन जब आप मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो आपको कम प्रेशर लगेगा। वो हमें टाइमिंग देते हैं आरपीएससी, जब आपके एडमिट कार्ड्स जैसे अपलोड हो चुके हैं, आपके एडमिट कार्ड्स निकलेंगे तो आपको टाइमिंग दी जाएगी। उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप पहुंचेंगे। आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो आपको काफ़ी टाइम, लगभग 1-1.5 घंटे, जैसे आपका टर्न आएगा उसके अकॉर्डिंग बैठा रहना पड़ता है। तो उस दौरान जब आप वहाँ बैठे रहेंगे, आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ चेक किए जाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है वो आपको बताई जाएगी और आपको टाइम भी दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको एट ए टाइम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ होना ज़रूरी है। अगर हैं तो सबसे अच्छा है, नहीं है तो आपको टाइम प्रोवाइड करते हैं वो। और मेरा तो मानना ये है कि अगर आपके सारे हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। और पिछली बार 4 बोर्ड्स बनाए थे, जिसमें एक रायका जी का बोर्ड था, एक शिव सिंह राठौड़ जी का था, एक उत्प्रेती जी का था और एक राजकुमारी मैडम का था। एक बोर्ड में 4-4 मेंबर थे और 2 शिफ्टों में इंटरव्यू लिए गए थे, सुबह की और शाम की, दोनों, मॉर्निंग इवनिंग। एक बोर्ड में जैसे किसी बोर्ड में 10, 11, 12, किसी में 13 भी थे। इसके अकॉर्डिंग बच्चे थे, ये फिक्स नहीं था कि भाई 10 रहेंगे या 11 रहेंगे। अब जितने बच्चे वहाँ थे उसके अकॉर्डिंग आपका, जैसे वहाँ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे। आप जल्दी पहुँचेंगे तो जल्दी वेरीफाई होंगे, और जल्दी वेरीफाई होंगे तो फिर आप का टर्न भी जल्दी आएगा, है ना। तो जो टाइम दिया है कोशिश करें उस टाइम से पहुँचें, क्योंकि हम एक तो अगर लेट पहुँचते हैं तो हम पहले से ही हड़बड़ी में रहते हैं, तो हमारा वहीं से गड़बड़ होना शुरू हो जाती है कि हम तो लेट हो गए, घबराने लग जाते हैं, नर्वस फील करने लग जाते हैं। तो आप टाइम से पहुंचेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें, नर्वसनेस है, घबराहट है, ये पहले वहाँ कंट्रोल हो जाएगी। और मेरा मानना ये है कि आप शुरू से ही यहाँ से भी मेडिटेशन आज से ही, अभी से शुरू करें, मेरा ये मानना है। और जिस दिन आप अभी नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन जा रहे हैं तो उस दिन सुबह कम से कम मेडिटेशन करें। अब मेडिटेशन में हो सकता है आप आंखें बंद करें और आपको तो माइंड में इंटरव्यू ही चले, तो आप वैसे ना करके आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कोई भी श्वास का प्राणायाम है वो आप कर सकते हैं। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि लड़कियों के लिए ड्रेस कैसी हो, और अगर वो सूट पहन के जाती हैं तो किस तरह से अपने बालों का करे? मैं सूट ही पहन के गई थी और मेरा मानना ये है कि आप फॉर्मली रेगुलर जो कपड़े पहन रहे हैं, अगर आप रेगुलर सूट पहन रहे हैं तो आप सूट में जाइए। क्यों? क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे। आप, है ना, बॉयज़ का तो सेम रहता है कि फॉर्मल कपड़े हैं, आपको फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। महिलाओं को ही सोचना पड़ता है कि हम साड़ी पहनेंगे तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे, या सूट पहनेंगे तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे, या फिर पैंट शर्ट पहनेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ड्रेस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपकी पर्सनैलिटी उभर कर आती है तो उससे ये रहता है कि जो ड्रेस आप पहन रहे हैं ना उसको आप पहनेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। अब आपने पहले कभी साड़ी नहीं पहनी और आप साड़ी पहन लोगे तो फिर तो आप, है ना, आधा इंटरव्यू में तो आधा ध्यान तो आपका आपकी ड्रेस पर रहेगा कि साड़ी यहाँ से ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है। या मान लीजिए किसी ने सूट नहीं पहना और उस दिन सूट पहन लिया तो फिर दुपट्टे पे ध्यान रहेगा। इसलिए बेहतर है कि जो ड्रेस आप रेगुलर पहनते हैं, सूट पहनते हैं तो सूट लीजिए। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि आप सिंपल सोबर लीजिए, कलर ब्राइट ले लीजिए, कोई भी कलर हो सकता है जो थोड़ा सा सोबर लगे, आँखों में न चुभे। ये तो आप लोग भी समझते हैं, कपड़े पहनते हैं तो सभी समझते हैं। मेरे भी काफ़ी वीडियो है इसके लिए। हाँ। और एक हमारे एक्सपर्ट के वीडियो भी मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। हाँ। कि जिसमें महिलाओं को क्या पहनना है, पुरुषों को क्या पहनना है। हाँ। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं होता है। हाँ। कोई नियम ऐसा नहीं होता है कि आप यही पहनेंगे, तो इसके कोई ज़्यादा मार्क्स भी नहीं होते हैं। मार्क्स तब मिलते हैं आपको जब आप अच्छी तरह प्रेजेंट होते हैं, अच्छी तरह बात करते हैं, उस पर फिर ड्रेस छुप जाती है। तो इसका ध्यान रखना। कॉन्फिडेंस बोलता है, वहाँ आपकी ड्रेस नहीं बोलती है, कॉन्फिडेंस बोलता है। तो Next. जिस ड्रेस में आप
कंफर्टेबल हैं, जो यूनिफॉर्म आप कंफर्टेबली पहन सकते हैं वो पहनिए। जैसे अभी ये मैडम आपका कोट पहन के बैठी हुई हैं, क्या आप रेगुलर पहनती हैं? जी मैम, पहले से मैं जॉब में हूँ तो आज इंटरव्यू आता है, ये ड्रेस वहाँ चॉइस की थी मैंने। अच्छा, फिर आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप ये पहन सकती हैं, क्योंकि आप जो भी ड्रेस पहनते हैं हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे, जो बोर्ड मेंबर हैं वो आपसे यही पूछेंगे आपने यही ड्रेस क्यों चूज़ की, तब आप क्या जवाब देंगे? तो उसके लिए मतलब उन्हें ये नहीं देखना है कि आप जवाब सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो सकता है कोई जवाब गलत भी हो, मेरा जवाब गलत भी हुआ था, लेकिन आप उस गलत जवाब को भी कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो या सही जवाब को कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके ऊपर आपका पूरा इंटरव्यू डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चंस इनको बता दो जो कि किस टाइप की क्वेश्चन। जैसे अगर आप में से किसी ने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, तो जो आपका सब्जेक्ट मेन रहा है, मान लीजिए पीजी में किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का पॉलिटी है, किसी का हिस्ट्री है, उसके जो आपके 12th बेस के जो क्वेश्चंस रहते हैं जो आप लोग बहुत ही नॉर्मल समझते हैं, जैसे कि मैंने कल मॉक में 1-2 पूछा भी था, जैसे इकोनॉमिक्स का कोई कोटेशन हो गया, पॉलिटी का कोई कोटेशन हो गया, जैसे बोल देते हैं संविधान, वो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है या कुंजी है, इस टाइप से ये किसने कहा है, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। इकोनॉमिक्स है तो मुझसे पूछा गया था, अच्छा बताइए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है। अब उनको ये नहीं है कि हम पूरी उसकी परिभाषा बता दें, उन्होंने पूछा, आप अच्छे से सुनिए, और मैंने एक लाइन में जवाब दिया था, सर रेपो रेट ये है और रिवर्स रेपो रेट ये है, बस, और वो उससे संतुष्ट हो गए। अगर उसी को मैं घुमा फिरा के जवाब देती तो वो थोड़ा सा गलत पड़ता। जब पहले से पता होता है कि हमारा जो इंटरव्यू होता है वो कौन सी बोर्ड में होगा? नहीं सर, बिल्कुल भी पता नहीं होता है। इवन आपका डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं, आप बाहर सीट पे बैठे हैं, तब तक आपको नहीं पता होता है कि अंदर किसका बोर्ड है। जब आप बाहर सीट पे बैठे होते हैं उस समय आपके आसपास और क्या होता है? एक टेबल थी, जब मैं गई थी एक टेबल थी, एक चेयर थी, और बाहर जब वेट कर हाँ, बाहर जब वेट कर रहे थे वहीं का बता रही हूँ। जो बोर्ड रूम था उसके बाहर मैं वेट कर रही थी, और बोर्ड रूम का जैसे ये यहाँ गेट है, ऐसे ही गेट था, उसके जस्ट सामने चेयर लगाई हुई थी, तो दोनों तरफ चेयर थी, बीच में टेबल थी। आप बोर्ड जो रूम है उसकी तरफ मुंह करके भी बैठ सकते हैं, पीठ करके भी बैठ सकते हैं। दीवारें नहीं थी तो वहाँ साइड में पार्टीशन बनाया गया था, लाइक जो ग्रीन कलर की ये लगी रहती है ना सीट वगैरह, इस टाइप से था। ठीक है। इसके अलावा जैसे अपन एंट्री करते हैं जी, तो गेट बंद होता है, खुला होता है, या फिर बाद में खोला जाता है, क्या होता है? गेट जब अंदर कैंडिडेट है तो गेट बंद रहता है। ठीक है। जैसे ही उस कैंडिडेट का निकलने का टाइम होता है, वहाँ मेरे टाइम पियोन था, उसने गेट खोला, वो बाहर निकल गया, मैं अंदर गई, मेरे लिए भी उसने गेट खोला था। मतलब आपको गेट खुला मिला? आपको गेट खुला मिलेगा। ठीक है। जो हॉल होता है इंटरव्यू का वो लगभग कितना बड़ा होता है? मतलब जैसे आपको बोर्ड जैसे दिखा गेट के अंदर से, तो उसके बाद में आगे किस तरह से व्यवस्थित होता है? अंदर कितनी दूरी पे कैंडिडेट बैठा होगा और कितनी दूरी तक आपको चल के कुर्सी तक जाना होगा? जैसे मैंने गेट में एंट्री की, एंट्री करते ही जो राइट साइड थी वहाँ अपनी टेबल लगी हुई थी, 4 बोर्ड मेंबर थे जिनमें से एक सीट खाली थी। मैंने जब एंट्री की, वो शायद वॉशरूम गए हुए थे और बाद में आए थे, और लगभग 5-7 कदम चलने के बाद लगभग चेयर आ गई थी, और अपनी जैसे इस टेबल से मेरी चेयर है, इससे थोड़ा सा और फासला था, इतना ही रखते हैं वो, ताकि आपको इजीली वो भी सुन पाएँ। वो भी कोशिश ये करते हैं कि आपको भी ज़्यादा परेशानी नहीं हो, वो आपको पहले आराम से बिठाते हैं, इजी करते हैं। आप जब बैठे तो आपके सामने भी टेबल थी अलग से कि सिर्फ? वो एक बड़ी टेबल थी सर, जो राउंड टेबल रहती है, या ये टेबल है इस टाइप से, तो वो 4 लोग थे, जैसे एक उधर बैठे हैं, 2 सामने, एक इस टाइप साइड में, और मैं सामने थी। ठीक है। नहीं, आपके सामने दूसरी कोई टेबल नहीं थी? छोटी कोई टेबल नहीं थी? वो कॉमन टेबल थी। अंदर जब आप गए तो आपके हाथ में क्या कुछ होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फॉर्म? नहीं, कुछ भी नहीं था, खाली हाथ होता है? हाँ, खाली हाथ रहता है। वो सारे बाहर टेबल पे रखवा लिए जाते हैं। नमस्ते मैम। मैम, मेरा क्वेश्चन है, जो हम सूट पहनते हैं तो हमारा शूज़ जो होते हैं वो ज़रूरी ब्लैक ही हो या हम ब्राउन के पहन सकते हैं जैसे पुलिस पहनती है? ये डिपेंड करता है कि आप फॉर्मल कपड़े पहनेंगे, और फॉर्मल कपड़े पे अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता, मतलब कोई एटिकेट्स तो नहीं है ना कि ब्लैक ही पहनने हैं? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ब्लैक पहनने है। जैसा मैंने अभी बताया, जैसे यूनिफॉर्म के लिए कोई भी रूल नहीं है कि आपको साड़ी ही पहननी है, वैसे ही शूज़ के लिए भी कोई नहीं है। बट हाँ, आपका अच्छा दिख रहा है लुक तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैम, बियर्ड वियर कर सकते हैं, क्लीन शेव होना चाहिए?
मेरे हिसाब से तो इंटरव्यू में क्लीन शेव रहना क्लीन से चाहिए, होना चाहिए, क्लीन से। ओके। क्योंकि आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं और फोर्स का सबसे पहला रूल यही है, आप ट्रेनिंग भी करेंगे तो आपके ना बियर्ड रहेगी ना मुस्टैच रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। ओके। मैम ये करंट पे ज़्यादा वेटेज रहता है या सब्जेक्ट पे? मैं आपको बताऊं, वेटेज लगभग बराबर है, ये डिपेंड करता है हमारा दिन कैसा है, बोर्ड मेंबर का मूड कैसा है। मैंने मेरी इकोनॉमिक्स की बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, मुझे पता था, जबकि मैंने पीजी किया हुआ है इकोनॉमिक्स से, मैं एमए बीएड हूँ इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के साथ, लेकिन मुझे पता था कि बेस पूछेंगे क्योंकि 1-2 मॉक इंटरव्यू मैंने दिए थे और करंट था। ठीक है, सर ने यहाँ काफ़ी तैयार करवाया था तो कुछ चीज़ें थी, 1-2 चीज़ें पूछी थी उन्होंने। कुछ मेरे साथी ऐसे भी थे जिनसे सिर्फ करंट पूछा था, तो इट्स डिपेंड ऑन योर डे। तो तैयारी आप पूरी रखें, ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्ट से नहीं पूछेंगे, ऐसा भी नहीं है कि करंट से नहीं पूछेंगे, ये सब उनके मूड पर डिपेंड करता है, कुछ आपके आंसर देने पर डिपेंड करता है। जैसा आंसर आप देते हैं आपका इंटरव्यू आप खुद चलाएंगे, जैसा आप आंसर देंगे उसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। मेरे क्वेश्चन है मैम क्या वो जैसे कि आप बाहर रहती हो इंटरव्यू देने से पहले, तब आपसे कोई फॉर्म भरवाते हैं कि जैसे कि उनको जाके देना, वो उनके पास रहे कि आपसे जैसे हमें भरवाते हैं यहाँ पर उस हाँ, टाइप? एक फॉर्म देते हैं आपको, जब आपका वो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं ना ओरिजिनल, वहाँ आपको एक फॉर्म देते हैं और वो आपसे फिलअप करवाते हैं। उसमें मैम जैसे हॉबी वगैरह इस टाइप में कुछ लिखा जब हम लोगों से भरवाया था तब हॉबी नहीं थी, हो सकता है अभी भी है हॉबी ना, नहीं करवाएंगे हम लोगों से नहीं भरवाई। तो जैसे मैम बातचीत में पूछा जा सकता है। सबल पक्ष दुर्बल पक्ष इस टाइप में पूछ सकते? नहीं, वहाँ पूछा नहीं था, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें इंक्रीज होती रहती हैं, कुछ चीज़ें डिक्रीज भी हो जाती हैं कई बार, वो डिपेंड करता है बोर्ड पे। हमारे टाइम ना तो हॉबी थी, ना आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पूछा था, ना नेगेटिव एस्पेक्ट्स पूछा था। ये हो सकता है कि आपका इंटरव्यू हो तो अंदर वो आपसे पूछ ले कि आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताइए, ताकि हम आपको सब इंस्पेक्टर के लिए चूज़ करें। मैम जो आपको 35 मार्क्स मिले तो आपको क्या लगता है, मतलब कौन सा फैक्टर ऐसा होगा जो उसकी वजह से इतना मार्क्स मिले होंगे आपको? एक तो सबसे पहला फैक्टर तो ये था कि मैंने जो तैयारी की थी, मैं एक्चुअली पहले टीचिंग कराती थी, तो मेरा वे ऑफ टॉकिंग ठीक है। बाहर मुझे नर्वसनेस थी, लेकिन मैं अंदर गई जाके मुझे बिल्कुल नर्वसनेस नहीं हुई, वो आराम से पूछ रहे थे और मैं आराम से बता रही थी। पहली चीज़ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं आप, ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग हो गया। देन थर्ड वन जो था वो आपको ये देखते हैं साइकोलॉजी। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजी और आपका वे ऑफ टॉकिंग, ये 3 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर आपकी ये 3 चीज़ें सही हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको 35 क्या कुछ लोगों को 40 भी मार्क्स मिले हैं। मैम अगर वो हमसे इंट्रोडक्शन लें तो इंट्रोडक्शन देने के लिए बोले 1 मिनट में, तो हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करें इसमें? आपका इंट्रोडक्शन है, अगर आपको कहते हैं विदाउट नेम बताएं तो आपकी एजुकेशन और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो बता दीजिए। ठीक है, हॉबी इंक्लूड करें या नहीं करें? आप कर सकते हैं। अगर आप हॉबी इंक्लूड करते हैं तो फिर ये पॉसिबल है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने हॉबी इंक्लूड की है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हॉबी से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इंक्लूड कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। मैंने कहा ना, आपका इंटरव्यू आप खुद रन करेंगे और आप चाहते हैं कि आपका ये पक्ष मजबूत है हॉबी वाला, तो आप वो मेंशन कर दीजिए। हो सकता है वो वहीं से शुरुआत कर दें, या फिर जैसे हमारी एजुकेशन रहती है तो लेटेस्ट एजुकेशन जो हमने की है, इवन आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है, कुछ भी किया है, तो वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली मैं यूपी से हूँ, तो मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो आगरा में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। मेरा इंटरव्यू वहीं से स्टार्ट हुआ था कि आपका आगरा से क्या रिश्ता है। मैंने कहा सर मेरी एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ओके, देन मैंने लेटेस्ट 2018 में RSCIT किया था, तो बोले RSCIT किया है आपने? मैंने कहा जी सर। तो क्या होता है, कैसे होता है? फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ लिए। सबसे पहले जो आपके बोर्ड के हेड होते हैं वो स्टार्ट करते हैं आपका इंटरव्यू, देन अदर उनके जो सहयोगी हैं वो करते हैं, और लास्ट आपका जब होगा वो भी बोर्ड के अध्यक्ष ही करेंगे इंटरव्यू। मेरा सवाल है, जैसे कि मैंने BA की है और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, तो मैं जैसे मैंने अपनी बताया कि मैं नवाचार करूँगा, तो मैं साइबर एक्सपर्ट के बारे में बनने की कोशिश करूँगा कि कोर्स करके आगे उस बारे में नॉलेज गेन करके बाद में जांच करूँगा की। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि साइबर एक्सपर्ट, क्योंकि मैं BA हूँ तो मेरे पास तो कोई टेक्निकल नॉलेज है नहीं। हाँ, तो नहीं है तो आगे आप ले सकते हैं ना, आगे कोर्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा। वैसे नवाचार में वो आपसे ये पूछते हैं कि आप जिस थाने में जाएंगे वहाँ क्या नवाचार करेंगे।
तो उस थाने में अगर पहले से कोई महिला डेस्क नहीं है तो वो आप स्थापना करवा सकते हैं, आप वृक्षारोपण करवा सकते हैं, आप सुझाव पेटिका लगवा सकते हैं इस टाइप के। या फिर जैसा आपने कहा कि मैं साइबर एक्सपर्ट बनूंगा, तो फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं तो फिर आप इधर क्यों आ रहे हैं, पहले आप टेक्निकल ज्ञान लेके आते, टेक्निकल नॉलेज लेते, उसके बाद आते। तो उस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है कि ना मैं गलत अब क्या बोलूँ, कि सर मैं आगे कोशिश करूँगा, आगे यहाँ इन सर्विस भी कोर्सेज होते हैं वहाँ भी कोशिश करूँगा। एक डाउट बच्चों की तरफ से मैं पूछ लेता हूँ कि एक आई कांटेक्ट का बड़ा डाउट रहता है कि हम कैसे देखें, क्या देखें, कितना गैप होता है वहाँ बोर्ड मेंबर्स के साथ आपका? जितना गैप अभी यहाँ है ना, इतना ही लगभग गैप रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। और आई कांटेक्ट का जैसे आपसे चेयरमैन सर ने सवाल पूछा, आप उनको बता रहे हो, मान लीजिए ये सामने बैठी हुई है मैडम, इनने मुझसे सवाल पूछा है, मैं इनको बता रही हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं साइड वाले को इग्नोर कर दूँगी, वो भी तो बोर्ड मेंबर हैं। मेरा ये रहता है ठीक है, मैक्सिमम ध्यान में जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको दूँ, लेकिन साइड वालों को भी बताती रहूँ। जैसे कि मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ नॉर्मल, इसी तरीके से आपको बात करनी है। आपकी बोर्ड में कौन कौन था? जी, एक रामूराम रायका जी थे जो चेयरपर्सन थे, एक मैडम थी जो मुझे साइकोलॉजी की एक्सपर्ट लगी। कितनी एज की थी मैडम वो? अब सर एज तो मैं आइडिया नहीं, अप्रॉक्स 40, 40 के आसपास। हाँ 35 से 40 के बीच थी वो। और 2 जेंट्स सर थे, जो एक मुझे लगा जिनको कंप्यूटर की नॉलेज वगैरह थी, उन्होंने मुझे कंप्यूटर रिलेटेड सवाल पूछे थे। सब्जेक्ट से होंगे हाँ, आपके जो? नहीं सब्जेक्ट से रायका जी ही थे, वो मेरे ही सब्जेक्ट से हैं, इकोनॉमिक्स से हैं। एक क्या कोई पुलिस से रिलेटेड भी थे, कोई लॉ कानून से संबंधित? सर ऐसे वहाँ पता नहीं चलता है, वो चारों बैठे हुए थे, आप जज नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उनके जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उससे जज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया एक सीट खाली थी, वो शायद वॉशरूम गए हुए थे, अब अगर मेरा ध्यान वहीं अटक के रह जाता तो गड़बड़ होती। इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका था और वो साइड से आके बैठे थे। वापस जब आप निकले वहाँ से, जब आपको बोला गया कि अब आप जा सकते हो, तो उसके बाद में आप जब बाहर आए तो गेट खुला मिला या वहाँ आपको गेट खुला मिला था? खुला मिला उससे जब आप बाहर जा रहे हो वापस? जी, नहीं भी खुला है तो आप खोल के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चों को और सबसे ज़्यादा डर ये लगता है कि क्या इंटरव्यू में फेल भी करते हैं? बस ये लास्ट क्वेश्चन और क्लियर कर दो कि क्या किसी को फेल भी किया जाता है क्या आपके बैच में? अगर ऐसा आपको कोई लगा है कि भाई किसी को फेल किया गया है तो हमारे सर 1900 कैंडिडेट थे इंटरव्यू के लिए, जिसमें से 1834 पास हुए थे फाइनली। इट मीन्स लोगों को फेल किया गया था, कुछ लोगों को फेल किया गया था। लेकिन उनको फेल तब करते हैं जब आप बिल्कुल ही वहाँ जाके बिल्कुल गूंगे बन के बैठ गए, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अदरवाइज़ वो भी कोशिश करते हैं कि आपसे कोई टफ क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर नहीं आया, या उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा आप आंसर नहीं दे पाए, तो वो उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेंगे या उससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे मुझे उन्होंने पूछा था FSL के लिए, मेरे माइंड में था फॉरेंसिक लैब का, लेकिन उस टाइम मिस हो गया। अब जब मैं बोले आपने FSL का नाम सुना है, मैंने कहा सर सॉरी मैंने तो नहीं सुना है। बोले आपने FSL का नाम नहीं सुना है? मैंने कहा जी सर नहीं सुना है मैंने। अच्छा, तो फिर उन्होंने वो क्वेश्चन मेरे को घुमा दिया। बोले मान लीजिए किसी की विल है, वसीयत, और कोई उस पर फर्जी सिग्नेचर कर लेता है तो आप क्या करेंगे? यानी उन्होंने ये निकलवाना चाहा कि इसको इस चीज़ की जानकारी है या नहीं कैंडिडेट को। तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं वो आपसे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जैसे कि हमने बीएड कर रखी है, तो वो अपना नेगेटिव पॉइंट है या प्लस पॉइंट है? उससे कुछ जैसे आप सोचोगे वैसा पॉइंट है। आप क्या सोचते हो बताओ? प्लस पॉइंट। प्लस पॉइंट है ना जी। मैंने भी बीएड कर रखा था। आई एम ऑल्सो MA BEd विद इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। मुझसे भी यही सवाल पूछा गया था कि आपने बीएड कर रखा है, फिर आप सब इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हो? तो फिर इसका जवाब मैंने कहा सर मेरा ध्येय है बचपन से कि, तो आपको नहीं लगता आपने टाइम और मनी वेस्ट किया? मैंने कहा नहीं सर। बोले बताओ तो आपकी बीएड कैसे हेल्प करेगी? अब आप बताइए आपकी बीएड कैसे हेल्प करेगी? वो मेरे को थोड़ा डाउट सा लग रहा है, इसलिए तो आपको पूछ रही हूँ, आप बता। बीएड के जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं बीएड वही में, मैं बताती हूँ सर। ठीक है, उस साइकोलॉजी के जो फंडामेंटल हैं वो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं अपराधियों की मानसिकता जानने में, बच्चे की मानसिकता जानने में, कोई महिला है उसकी मानसिकता जानने में। पर सर मैम इसमें है ना, जैसे कि बच्चे बाल मनोविज्ञान शामिल नहीं कर सकते शायद, क्योंकि सर ने बोला है कि शिक्षा मनोविज्ञान शामिल कर दो पर बाल मनोविज्ञान। क्या आपने जब बीएड पढ़ा था और अभी आप जैसे तैयारी करते हो, क्या आपने उसमें बच्चों के बारे में नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। क्या आपने उनके संवेग नहीं पढ़े हैं? पढ़ा। तो फिर
तो फिर कि जैसे कि वो मान लीजिए बच्चे एक नहीं होते बच्चा- वहाँ पे तो के युवा भी बच्चों होते पे हैं। तो अपराध होते हैं बेटा। बालकों के प्रति भी अपराध होते हैं, महिलाओं के प्रति भी अपराध होते हैं, किशोरों के प्रति भी होते हैं। गुरु जी ने कोई चीज बता दी ना तो वो भगवान नहीं है, उनको भी उतना ही पता हो सकता है। सबसे ज्यादा आपको ये नहीं कहना आपको है। जो लगता है ना वो सही है, वो बेस्ट। आपको ये नहीं कहना है कि मैं बच्चों का करूँगी। आप ये कह सकते हैं कि सर मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है जो कि मुझे आगे अपराधियों की और जिनके खिलाफ अपराध होते हैं उनकी मानसिकता जानने में, उनकी साइकोलॉजी को जानने में हेल्प करेगी। दैट्स इट। और भी उसके बारे में जैसे डीप से भी बता सकते हैं अपन साइकोलॉजी में, जैसे वो प्राइड के नियम वगैरह जो है वो आपको अगर पूछते हैं तो आप बता सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं एक्स्ट्रा बताना तो फिर उस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। अगर आपने कोई नियम बता दिया और सामने साइकोलॉजी एक्सपर्ट बैठे हैं तो फिर आपसे वो गहराई से पूछेंगे, तो वो भी फिर आपको तैयार करना पड़ेगा। इसलिए बेटर है जितना पूछ रहे हैं उसका उतना आंसर दीजिए। तो ये थी छोटी छोटी जानकारी आपकी, जो मन में डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, आपके भी हो सकता है ये चीज़ें आपके मन में भी ये डाउट होंगे। तो कल्पना का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, और राजस्थान पुलिस में बहुत जल्दी इंस्पेक्टर बने। थैंक यू, धन्यवाद।